अब विक्रमादित्य का एक उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त। तो इसका मतलब कुमारगुप्त ही होगा जो नेक्स्ट राजा बनेगा, ठीक है, कुमारगुप्त ही होगा जो नेक्स्ट राजा बनेगा। तो कुमारगुप्त का जो टाइमिंग आता है वो कहाँ पर खत्म हो रहा था, 414 पर खत्म हो रहा था। तो इसमें लगभग 20 वर्षों तक आप बोल सकते हो कि कुमारगुप्त का जो टाइमिंग है 414 से लेकर 454 एडी तक। नाम का कुछ नहीं है एडी, फिर भी मैं लिख रही हूँ, ठीक। अब कुमारगुप्त के जो अभिलेख हैं सबसे ज्यादा अगर किसी शासक के गुप्त शासन व्यवस्था में या गुप्त डायनेस्टी में अगर किसी शासक के मिले हैं तो कुमारगुप्त के मिले हैं। पहली चीज कि अगर मैं अभिलेखों का जो उत्खनन होता है, अगर किसी गुप्त डायनेस्टी में किसी गुप्त शासक का मिला है तो सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले हैं, कुमारगुप्त के। सबसे अधिक अभिलेख, सबसे अधिक अभिलेख, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस किसके मिले हैं, इसके मिले हैं। दूसरे, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स अगर सबसे ज्यादा उत्खनन में किसी के प्राप्त हुए हैं तो इसी के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप बोलना कि भरतपुर के पास, राजस्थान का जो भरतपुर है, भरतपुर के बयाना के पास हमें कुमारगुप्त के टाइम के सोने के सिक्कों के भंडार मिला, ढेर जैसा होता है वो मिला। कहाँ पे मिला है इसका ये ढेर, सोने के सिक्कों का ढेर कहाँ पे मिला है भाई, राजस्थान के भरतपुर के पास बयाना में। ये तीसरा पॉइंट है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या कि आरंभिक सिक्के जिसके, इसके सिक्के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरंभिक सिक्के जो इसके थे आहत या पंचमार्क टाइप के थे, आहत या पंचमार्क टाइप। या आप ये लिख दो, भरतपुर के पास जो मिले ना वो तुम इस पॉइंट को काट ही दो, इसमें ना पंचमार्क वाला और एक शासक है उसका भी मिलता। अच्छा, कभी अगर ये एक क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा जो भारत का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने दिया, आप अगर ये बोलो कि पूरे, कभी पूछ सकता है कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है उस दौरान सबसे ज्यादा किस डायनेस्टी ने या किस राजवंश ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, तो आप बोलोगे गुप्त राजवंश। स्वर्ण युग भी कहा जाता है। याद रखना कि भारत का जो स्वर्ण युग भी है वो भी हम गुप्त काल को ही कहते हैं। पढ़ेंगे, ये एक अलग टॉपिक ही है जिसे हम लास्ट में पढ़ेंगे अपना पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जैसे कंप्लीट करेंगे तब। मोरओवर अगर किसी राजवंश ने भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई है, ठीक है, तो वो गुप्त राजवंश ही है, ठीक। तो ये नोट बना के आप लिख लीजिए। और उसमें किसके मिले हैं हमें, गुप्त राजवंश के, कुमारगुप्त के मिले हैं। अब कुमारगुप्त की पहले कुछ चीजें और देख लो। कुमारगुप्त ने, अच्छा जब सिक्कों की बात चल रही है तो याद रखना कि इसने मयूर सिक्के चलाए, मयूर सिक्के, ठीक है। तीसरी चीज, इसका एक दो उपाधि मिलती है, महेंद्र दित्य और एक मिलता है शकादित्य, ठीक है। ये दो उसकी उपाधियां मिलती है। किसकी दो उपाधियां मिलती है, आपके इसकी मिलती है। तो मयूर शैली के सिक्के चलाए, मयूर शैली के सिक्के चलाए। दूसरा आप बोलोगे कि ये जो है कार्तिकेय का क्या था, मानने वाला अनुयायी था। किसका मानने वाला अनुयायी था, कार्तिकेय, कार्तिकेय कह सकते हो कि कार्तिकेय किसका सिंबल है, कार्तिकेय किस चीज का सिंबल होता है, कार्तिकेय करना चाहता है। दूसरी चीज, इसके काल में कौन आया था, ह्वेन-त्सांग आया था। कौन आया था, ह्वेन-त्सांग। तो ह्वेन-त्सांग जो चीनी यात्री है वो उल्लेख करता है कि शकादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इंपॉर्टेंट कुमारगुप्त का क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे भारतीय इतिहास का जो सबसे इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है वो क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। और उसकी स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने। और जो आपका ह्वेन-त्सांग है वो शकादित्य का नाम लेता है अपनी यात्रा में। बट एनी हाउ जो ये शकादित्य है वो इसका ही उपाधि है। किसकी उपाधि है, गुप्त, कुमारगुप्त की ही उपाधि है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम किसके कह रहे हैं, आपके कुमारगुप्त। इवन कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। अब जो राजा अश्वमेध यज्ञ करा, क्यों नहीं स्वर्णिम योग होगा, कुमारगुप्त अश्वमेध यज्ञ करा है। अश्वमेध यज्ञ कोई सम्राट ही करा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी शक्तिशाली राजा ही करा सकता है। दूसरी चीज, इसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई, इसका मतलब इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिक स्ट्रांग है तो इसका मतलब राजा भी स्ट्रांग है, ठीक है। फिर उसने एक बहुत बड़े नालंदा विश्वविद्यालय, अब नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी हिस्ट्री हम जानते हैं, इट वाज द फर्स्ट। दूसरी चीज, इसके द्वार, आपको जान के आश्चर्य होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो द्वारपाल थे
तो कोई अगर यात्री या कोई वहाँ पे एडमिशन लेता था तो पहले द्वारपाल या जो आप बोलो कि वहाँ का जो फर्स्ट इंस्टेंट है उसके साथ इंटरव्यू होता था, अगर वो शास्त्रार्थ और इंटरव्यू में क्वालिफाई होते थे तब उसको भीतर जाके एडमिशन मिलता था वहाँ पे। तो वो काफ़ी रिच हो था हमारा कल्चर, बट क्या है कि इस्लामिक आक्रांताओं ने जब देखा कि ये उनको ख्याति मिल रही है, भारतीय संस्कृति का ये भंडार है, तो उसको खत्म कर दिया गया, जला दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ अभिलेख देखते हैं या कुछ इंस्क्रिप्शन देखते हैं। पहला इंस्क्रिप्शन देख लीजिए, बिलसद का अभिलेख, बिलसद लेख, बिलसद लेख। ठीक है, ये कुमार गुप्त के समय का सबसे प्रथम अभिलेख है, सबसे प्रथम। किसके शासनकाल का? कुमार गुप्त के शासनकाल का। ठीक है, कुमार गुप्त के शासनकाल का ये सबसे पहला अभिलेख है, और अगर इसे गुप्त संवत में देखा जाए तो 136 गुप्त संवत है, 136 गुप्त संवत का है। ठीक है, दूसरा अभिलेख लिखिए आप, मान कुंवर लेख, मान कुंवर लेख। ठीक है, और साथ में करम दंडा लेख, मान कुंवर लेख और करम दंडा लेख। अच्छा, हाँ, ये दोनों एक्चुअली ये दोनों ही अभिलेख यूपी के, यूपी में है। और याद रखना जो आपका गुप्त काल है ना, नोट बना के लिख लीजिए, गुप्त काल जो है, गुप्त डायनेस्टी का, डायनेस्टी के जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा है वो क्या है? संस्कृत है, संस्कृत है। ठीक है, तो जब संस्कृत राष्ट्रीय भाषा है तो इसके जो मैक्सिमम आपके जो सिक्के मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे या कोई भी लेख अभिलेख मिल रहा है, वो सबकी भाषा क्या होगी? संस्कृत होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक तुमैन लेख है, तीसरे नंबर पर लिखिए तुमैन लेख, और चौथे नंबर पर लिखिए मंदसौर लेख, तुमैन लेख, मंदसौर। हम लोग मंदसौर लेख के बारे में ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, तुमैन लेख एमपी में है, तुमैन लेख कहाँ है? एमपी में। बट मंदसौर लेख जो है, मंदसौर लेख जो है, इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। लिखिए थोड़ा सा, ये मंदसौर जो है वत्स भट्ट से रचित है, वत्स भट्ट, वत्स भट्ट, वत्स भट्ट। मंदसौर लेख जो है ये एमपी में है, वत्स भट्ट द्वारा रचित है, ठीक है। कहाँ पर है ये? एमपी में। और तुमैन लेख भी एमपी में है, ये भी लेख एमपी में ही है। ठीक है, पर इस लेख का की जो श्रेणी बोले तो ये तंतु वाय श्रेणी की है। किसकी श्रेणी की है? तंतु वाय श्रेणी। सारे आपको कैसे लैंग्वेज मिलेंगे? संस्कृत वाले ही लैंग्वेज मिलेंगे। आपके लाट प्रदेश में थी, लाट प्रदेश में ये श्रेणी पाई जाती थी। और लाट प्रदेश का जब आप देखोगे ना तंतुवाई श्रेणी, तो ये एक्चुअली क्या है कि जुलाहो की श्रेणी, तंतुवाई श्रेणी यानी कि जुलाहो की श्रेणी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस तंतुवाई श्रेणी से क्या कहाँ किया, तो आप बोलोगे जुलाहो की श्रेणी। फिर कौन सी जगह है? तो आप बोलना गुजरात, गुजरात को लाट प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये श्रेणी जो है, ये जो आपकी तंतुवाय श्रेणी है, ये तंतुवाय श्रेणी कहाँ किसकी है? जुलाहो की है। और ये क्या है कि एक्चुअली लाट प्रदेश को छोड़ के दशपुर चली गई, और दशपुर में जाके वहां पे सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। तो दशपुर आप कौन से एरिया कह सकते हो इसका मतलब? मालवा, पश्चिमी मालवा। देखिए दशपुर यानी कि पश्चिमी मालवा। ठीक है, लाट प्रदेश यानी कि गुजरात। और ये आपके सूर्य मंदिर कहाँ बनवाया गया है? अभी तो प्रेजेंटली तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, लेकिन आप बोला कि दशपुर के अंदर बनाया गया है। सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया है? दशपुर के अंदर। ये मंदसौर लेक जो है, अब देखो मैंने तुमको अभी ये क्या बताया कि इसमें आप लाट प्रदेश को छोड़ के दशपुर जा रही है, दशपुर में सूर्य मंदिर वगैरह है, वो सब कुछ अलग बात है। एक्चुअल में ये जो मंदसौर लेक है, ये मंदसौर लेक हमें एमपी से मिला है। और ये मंदसौर लेक ना आप बोलोगे कि जो गुप्त काल की जो इकोनॉमी है, जो कि डिक्रीज कमजोर इकोनॉमी है, उसको डिस्क्राइब कर रही है। कैसे कमजोर इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर रही है? बिकॉज वो कह रही है कि जो एक श्रेणी है वो एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे चली गई। अब देखो वो अगर वो वेल्दी होती है तो क्या करते हैं कि वो एक ही जगह पे बिजनेस कर रही है ना, लेकिन छोड़ के ही चली जा रही है। दैट मीन्स कि वहां पे आप कुछ रहा नहीं करने को। सो दैट्स व्हाई ये जो मंदसौर लेक है, मंदसौर लेक आपके जो डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, किसकी? डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, कंडीशन
यानी कि आप बोलना कि कमजोर आर्थिक स्थिति, कमजोर आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को बता रही है, ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, दूसरी चीज आप ये कहना कि अगर ऐसा कौन सा राजा है जिसके अभिलेख जो है हमें बंगाल से भी मिले हैं, तो आप बोला कि इसके कुमार गुप्त के, लिख लीजिए इसको नोट बना के कि कुमार गुप्त के अभिलेख बंगाल से, कुमार गुप्त के अभिलेख, इकलौता गुप्त शासक है जिसका हमें बंगाल से मिला है, बंगाल, ओनली वन गुप्त शासक, ठीक है, ओनली वन गुप्त शासक। अब पहला गुप्त शासक जिसने बंगाल को जीता, इसका मतलब क्या, बंगाल को जीत तो चुका था ही, कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने नीतियां अपनाई थी ना 5 तरह जगह जाने के लिए, हाँ, तो जीत तो उसने पहले लिया था, तो अगर पूछा जाए अभिलेख किसका प्राप्त हुआ है तो कुमार गुप्त का प्राप्त हुआ है, लेकिन पहला गुप्त शासक जिसने कि जीत लिया है वो आपका समुद्रगुप्त ही था, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें और हैं इसमें, जैसे कुमार गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शांति का काल किसका माना जाता है, तो आप बोलना कि कुमार गुप्त का ही माना जाता है, ज्यादा लड़ाई करता नहीं था, इस वजह से बोल रहा हूँ। गुप्त काल का सबसे शांति प्रिय राजाओं में आपके कुमार गुप्त। दूसरा लिखिए, कुमार गुप्त जो था अंतिम समय में पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ था, पुष्यमित्र जाति, कुमार गुप्त का जब अंतिम समय चल रहा था तो पुष्यमित्र जाति, ठीक है, कौन सी जाति है भाई, पुष्यमित्र जाति, पुष्यमित्र जाति, ठीक है, पुष्यमित्र जाति का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ, ठीक है। लेकिन इस आपके कुमार गुप्त जो है उसका बेटा था स्कंदगुप्त, हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला राजा स्कंदगुप्त ही है, स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया था इनको, इसको पराजित कर दिया था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे कि देखो कुमार गुप्त के जो अभिलेख है पूरे भारतवर्ष में हमें जगह जगह से ही मिल रहा है, ठीक है, इसमें कोई दौरा नहीं, जब हमें पूरे भारत में कहीं कहीं से भी अभिलेख मिल रहा है दैट मींस ये राजा जो था काफी इसका साम्राज्य फैला हुआ था, लेकिन अभिलेख तो मिल रहे हैं पर हमें इसका विजय पराजय इन सब चीजों में कुछ नहीं मिल रहा है, दैट मींस ये शांति प्रिय राजा था, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कुमार गुप्त जो था शांति प्रिय गुप्त शासक था, ठीक है, सबसे शांति प्रिय गुप्त शासक कौन था, कुमार गुप्त था, ठीक। तो कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित उसी के समय हुआ है, तो सबसे पहला दान, भारत में इतना बड़ा राजा बैठा है तो वही देगा, ठीक है। तो अगर कोई ये भी पूछ सकता है कि कुमार गुप्त नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में सबसे पहला दान किसने दिया था, तो आप बोलना कुमार गुप्त, ये पूछे या वो पूछे, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जब हम लोग ये देख रहे हैं ना कि गुप्त शासन में जो कुमार गुप्त हुआ और ये सारी चीजें, कुमार गुप्त कोई पराजय विजय ऐसा कुछ कहानी मिल रहा है ना, इसका मतलब वो शांति प्रिय हो गए, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि जो लास्ट के जो शासक थे ना, वो बुद्ध को ज्यादा फॉलो करने लग गए, ठीक है, शांति प्रिय बन गए बुद्ध को, तो इसी वक्त क्या होता है कि पतन स्टार्ट हो जाता है, पतन स्टार्ट हो गया और बाहर के जो विदेशी आक्रमणकारी हुए थे उनका आक्रमण हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि इन्हीं काल से गुप्त काल जो है डिक्लाइन करने लगता है, क्योंकि वो जब हमें कहीं विजय पराजय नहीं मिल रही है इसका मतलब राजा शांत है, राजा जब शांत होता है तो अराजकता तभी फैलती है, या किसी उस डायनेस्टी उस राजवंश का पतन भी तभी स्टार्ट होता है, यानी कि 455 से लेकर 467 ईस्वी तक। याद करना कि हमारे पास भूमों का आक्रमण हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इस स्कंदगुप्त को अपना राज्य पाने के लिए उत्तराधिकार संघर्ष करना पड़ा था, किसके साथ करना पड़ा था, पुरुगुप्त के साथ, ठीक है। तो स्कंदगुप्त को राज प्राप्त करने के लिए आपको उत्तराधिकार संघर्ष करना पड़ा था, किसके साथ, पुरुगुप्त के साथ, ठीक है। उत्तराधिकार संघर्ष ऑलरेडी है, उसको हरा चुका था, अभी देखो रहा था ना, किसको हराया था, वो पुष्यमित्र वंश को हराया था ना, ठीक है। अब देखो अगर कोई ये पूछे कि घटोत्कच जो था गुप्त राजवंश का सबसे पहला शासक था, क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने श्रीगुप्त को सामंत बता दिया था, ठीक है, तो कौन से अभिलेख से मिलता है, तो आप बोला सुपीर लेख, एक लेख है, ठीक है, अभिलेख है जिससे हमें ये मिलता है कि घटोत्कच जो है गुप्त वंश का पहला शासक है, इसके पहले एक ही हुआ था श्रीगुप्त की उपाधि क्या थी, महाराज थी, महाराज से उसके सामंतों को कहा जाता था, ठीक है। अब ये सुप्रिय लेख आपके एमपी में मिलता है, सुप्रिय लेख कहाँ मिलता है, एमपी में मिलता है, और ये सुप्रिय लेख किसका लेख है, स्कंदगुप्त का लेख है, लिख लो यहाँ पे एमपी में है, और ये स्कंदगुप्त का लेख है, स्कंदगुप्त का लेख, ठीक।
दूसरा अब ये भीतरी अभिलेख जो है, भीतरी लेख जो है, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है यूपी में, और इसमें लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था, और ये स्कंदगुप्त के समय का ही है। ठीक है, और स्कंदगुप्त के माता का नाम हमें ओरिजिनली कहीं पे नहीं मिला है। अच्छा, स्कंदगुप्त के समय भारत में हुणों का आक्रमण हो चुका था। ठीक है, और ये स्कंदगुप्त हुणों को पराजित करने के बाद अपनी माता के पास उसी तरह गया जैसे कि श्री कृष्ण देव के पास गए थे। ठीक है, वंश जैसे गुप्त संपद का है, और ये जूनागढ़ लेक आपके स्कंदगुप्त के समय का है, पहली चीज। और जूनागढ़ लेक का जो स्टार्टिंग है वो विष्णु की स्तुति से है। अब विष्णु की स्तुति से है, इसके पहले के शासक बौद्ध धर्म को देख रहे हैं, और ये देख रहा है किसको? विष्णु को। कोई चीज आप जब किसी चीज को स्टार्ट करते हो, आप आराध्य देव से ही तो स्टार्ट करते हो। तो लिखिए थोड़ा सा, कौन सा? जूनागढ़ लेक। जूनागढ़ लेक किसके टाइम का है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम का है, और स्टार्ट किससे हो रहा है? विष्णु स्तुति से। विष्णु स्तुति से स्टार्ट हो रहा है। तो है कि गुप्त काल में भारत पर आक्रमण करने वाला इकलौता विदेशी आक्रमणकारी कौन था? कौन सा था? हुण था। लिख लो इसको। एक अधिकारी का नाम लिख लो, गोप्ता। गोप्ता, गोप्ता यानी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं ना, सीमावर्ती क्षेत्रों का अधिकारी। ठीक है, अधिकारी। तो ये जो आपका है ना आपके जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में ये पता चलता है कि पर्णदत्त, ठीक, पर्णदत्त को ये गोप्ता बनाते समय स्कंदगुप्त ने काफी सोच विचार किया था। कहाँ का गोप्ता? सौराष्ट्र का गोप्ता। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र हम लोग, आप अगर इंडियन ज्योग्राफी देखोगे तो आपको पता चलेगा सौराष्ट्र इस साइड को कहते हैं ना। ठीक है, तो सौराष्ट्र के साइड को जब गोप्ता बनाने के लिए, किसको? पर्णदत्त को गोप्ता बनाने के लिए स्कंदगुप्त ने काफी सोच विचार किया था, क्योंकि सौराष्ट्र उस समय काफी सेंसिटिव एरिया था। और दूसरी चीज ये किस लेख से पता चलता है? ये हमें जूनागढ़ लेख से पता चलता है। ठीक है, पर्णदत्त क्या था? पर्णदत्त को गोप्ता, गोप्ता किसे कहते हैं? सीमावर्ती क्षेत्र का जो प्रधान अधिकारी होता है उसे कहते हैं गोप्ता। बहुत सेंसिटिव एरिया है। सौराष्ट्र सेंसिटिव एरिया क्यों है? क्योंकि सौराष्ट्र सेंसिटिव एरिया इसलिए कि उसमें जो हुण थे, हुण काफी खतरनाक आक्रमणकारी थे। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को ये पता चलता है। ठीक है, तो किसी खतरनाक आक्रमणकारी के एरिया को किसी को अगर प्रधान बनाया जाए, किसी अधिकारी बनाया जाए, तो काफी सोच विचार करना पड़ता है। ठीक है, तो सौराष्ट्र का गोप्ता बनाते समय स्कंदगुप्त ने काफी सोच विचार किया था, और ये हमें कहाँ से मिलता है जानकारी? ये हमें जूनागढ़ लेक से मिलता है। ठीक, गढ़वा लेक हमें मिलता है यूपी से। यूपी कहाँ है? इलाहाबाद के पास। ये गढ़वा कहाँ है? आपको इलाहाबाद के पास मिलेगा। इस लेक में एक्चुअली क्या बताया गया है? इस लेक में आप जब हम लोग इसकी स्टडी करते हैं तो हम बताते हैं कि जो गुप्त काल का जो पतन हुआ, गुप्त काल का पतन जो हुआ उसका कारण क्या था? सामंतवाद, सामंतवाद। ठीक है, और आप बोलोगे कि पदों को वर्गों के हिसाब से या आप कास्ट के हिसाब से डिवाइड किया गया, जैसे कि लोहार, कुम्हार, ऐसे टाइप के जातियों से विभाजित किया गया था। ठीक है, तो आप बोलोगे कि दूसरा, पदों को जाति के हिसाब से डिवाइड, पदों को जाति के अकॉर्डिंग विभाजन किया गया, अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। ठीक है, और इसी में हमें एक जाति का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है कायस्थ जाति। कायस्थ जाति के नाम का उल्लेख मिलता है। इसमें मिलता है इस गढ़वा अभिलेख में। और इसका मतलब क्या है कि कायस्थ कौन होते थे? कायस्थ जो लेखक होते थे ना, लेखक की जो जाति होती थी उस समय कायस्थ कहा जाता था। दूसरी चीज आप देख सकते हो, जैसे ही कास्ट सिस्टम के हिसाब से सामंतों के आने के बाद डिजाइन हो गया, तो गुप्त काल का हमारा पतन होना स्टार्ट हो गया। और ये जो आपके स्कंदगुप्त है, ये जो गढ़वा लेख है, ये स्कंदगुप्त काल का अंतिम अभिलेख है। अंतिम अभिलेख, अंतिम अभिलेख किसके काल का? स्कंदगुप्त के काल का। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय का